एक ऐसा युद्ध हुआ था 1510 में, जिसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि कृष्णदेवराय की जो मिलिट्री प्रोवेस कैसे थी, वो इतने सक्सेसफुल कैसे थे। लेकिन ये जो 1510 वाला जो वॉर है वो सबसे अलग है, बिकॉज इनकी जो लड़ाई हुई थी वो यूसुफ आदिल शाह से हुई थी, जो कि मिलिट्री पावर में ऑलमोस्ट इक्वलेंट थे विजयनगर के साथ। और एक पर्सनल स्कोर भी कृष्णदेवराय को सेटल करनी थी ये युद्ध के थ्रू। इसके जो बीज पड़े थे वो 1503 में पड़े थे, 7 साल पहले, मतलब इनके राजा बनने से भी पहले उसके जो बीज पड़े थे। तो जाहिर है विजयनगर और जो उसके बिल्कुल जो नॉर्दर्न नेबर थे बहमनी सल्तनत, ये हमेशा इनके बॉर्डर्स चेंज होते रहे हैं। कभी कोई और जीतता था, कभी ये जीतते थे, और वो टेरिटरीज एक्सचेंज होते थे इसके थ्रू। लेकिन 1503 में कृष्णदेवराय डायरेक्टली अफेक्ट हुए थे एक ऐसे इंसिडेंट के थ्रू, जो कि उनके जो फॉर्मेशन ईयर्स थे। आगे जाके जब ये राजा बनेंगे तो ये वो सब का वो हिसाब निकालते हैं, और ये हमें देखने को भी मिलती है। और जनरली हम जब विजयनगर के बारे में बात करते हैं, उनके जो ओपोनेंट्स, उनके जो मेन प्रतिद्वंदी है, तो हम देखते हैं कि या फिर बहमनी सल्तनत है जिसको विजयनगर ने ख़त्म कर दी थी, और या फिर उसके जो रेमिनेंट्स, जो 5 रेमिनेंट्स थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन हम गजपति जो रूलर थे, जो आप मॉडर्न डे उड़ीसा से आते हैं, इनकी जो लड़ाई है विजयनगर से, इसके बारे में शायद कम लोग जानते हैं। हम इसके ऊपर आज फोकस भी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के जो महान राजा थे कृष्णदेवराय, ये कैसे थे। हम इन्हें ग्रेट क्यों नहीं बोलते हैं? भले ही इनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे ये अनडिफीटेड रहे थे, इन्होंने आसपास के सारे राजाओं को इन्होंने हरा दिया था, फिर भी हम इनको द ग्रेट क्यों नहीं बोलते हैं? और इन्होंने अपने ओपोनेंट्स को कैसे देखा है, कैसे इनका बर्ताव था अपने ओपोनेंट्स के लिए, और अपने अपने जो प्रजा थी इनके साथ इनका बर्ताव कैसा था। इन्होंने अपनी जो आर्मी थी, जो सेना थी, कितनी स्ट्रांग थी, उनका बर्ताव कैसा था सेना के साथ। बेसिकली इन्होंने किसको कैसे ट्रीट किया है ये हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने कहाँ खर्चा किया, और ये देखेंगे कि इनका जो पर्सनालिटी है, जो बिल्ट है, वो कैसा था। विजयनगर साम्राज्य के जो महान राजा है कृष्णदेवराय, इनके बारे में अगर हमें देखना है तो हमें पीछे जाना होगा। अगर हम ज्यादातर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं, हमें सिर्फ ये देखने को मिलेगा उनका राज के बारे में कैसा था। इन्होंने राज किया है मात्र 20 साल, 1509 से लेकर 1529 तक। तो जो भी इंस्क्रिप्शंस है इसकी इसी पीरियड के थ्रू या इस थोड़े से आसपास के होंगे। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। ये राजा बने थे 1509 में, लेकिन ये पैदा हुए थे 1471 में। तो आप हिसाब लगाइए कि कितने साल के थे जब ये राजा बने थे। ऑलमोस्ट 38 ईयर्स के थे जब ये राजा बने थे। उस उम्र में इंसान में ठहराव आती है ज्यादातर। और हम देखेंगे कि वो जो पहले वाले जो साल थे जब ये राजा नहीं बने थे, ऐसे कौन से इवेंट्स हुए थे जिसके थ्रू जब ये राजा बने थे उनकी जो हिसाब निकाला इन्होंने। और हम ये भी देखेंगे इनका जो लिटरेचर है, आर्किटेक्चर है, आर्ट्स में इनका क्या इंटरेस्ट है, वो सब आज हम देखेंगे। तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हमने पहले भी एक पार्ट बनाई थी इसमें, पार्ट 1, जिसके थ्रू हमने ये बात की थी कि विजयनगर जब फॉर्म हुआ था उसके हालात कैसे थे, और जो संगम डायनास्टी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में। तो हमने वो एक पूरी पार्ट बनाई थी। उसके लिए आपको वो लिंक मिलेगा इधर, यहाँ पे आपको वो लिंक मिलेगा, जरूर देखिएगा। उसके बाद आप ये वाला पार्ट देखिएगा। कृष्णदेवराय के बारे में हम बात करेंगे, ये इतने महान राजा कैसे बने थे, और उनका जो महान बनने से जो पहला वाला जो हिस्सा था, उनके जो पहले जो 37 ईयर्स जो थे, इन्होंने कैसे गुजारे होंगे, हम उस पर नजर डालेंगे। स्वागत है आपका फोकस ड्राइव में। आज हम बात करेंगे विजयनगर एम्पायर। इनके जो गोल्डन एजेस थे, आपको जनरली मिलेगा 2 गोल्डन एजेस आपको देखने को मिलेंगे। ज्यादातर हम बात करते हैं कृष्णदेवराय के बारे में, लेकिन कृष्णदेवराय आने से पहले भी एक ऐसे राजा थे जो संगम डायनास्टी से है, जो अपने लिए उस टाइम के लिए गोल्डन एज रहा था। उनका जो राज था वो गोल्डन एज माना जाता था। तो हमने पार्ट 1 बनाई थी पहले। पार्ट 1 में हमने जियोपॉलिटिकल कंडीशंस देखी है उस टाइम, कैसे नॉर्दर्न इन्वेजन्स थे 2-2,
और कैसे जो पुराने जो ग्रैंड किंगडम्स थे, काकतिया हो या फिर जो देवगिरी हो, ये कैसे लुप्त हो गए थे। हमने होयसाला के बारे में भी बात की थी थोड़ा बहुत, हमने मदुरई सल्तनत के बारे में भी बात की थी, और ये कैसे खत्म हुए थे, एक दूसरे को इन्होंने खत्म की थी। और ले देखिए अभी साउथ में सिर्फ बची है विजयनगर, और विजयनगर के इनका जो ट्रेंड है, जो रिपीटिंग ट्रेंड है, इंटरनल टर्मोइल बहुत था, रेबेलियंस बहुत थे। जो नया महाराजा होता था उनके लिए सबसे पहला प्रॉब्लम था इंटरनल रेबेलियंस, इनको कैसे ठीक करें। और ये हमें देखने को मिलेगा आगे जाके हर राज्य में, हर राजा के थ्रू, भले ही वो किसी भी डायनास्टी से हो, इंटरनल रेबेलियंस तो कॉमन थी, और असैसिनेशंस और ये सब भी अटेम्प्ट्स काफी हुए थे। आइए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो हमारा जो मेन एजेंडा है, हम गोल्डन एज से शुरू करते हैं, जो फर्स्ट गोल्डन एज है। उसके बाद जो संगम डायनास्टी है, जो संगमा डायनास्टी है, ये कैसे डिक्लाइन हुआ था और पावर कैसे ट्रांसफर हुआ था सालुवा डायनास्टी में। और सालुवा डायनास्टी में सिर्फ 2 या 3 राजा आपको देखने को मिलेंगे, कम सा राज था उनका। फिर हम देखेंगे गोल्डन एज, सेकेंड गोल्डन एज कैसे आई है। और आज हम बात करें कृष्णदेव राय के बारे में, हम देखेंगे इनका ऐसा कौन सा मेन योगदान था, उनके जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे, उनकी जो पर्सनालिटी थी, आज भी हम इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, और ये ग्रेट क्यों है। जैसे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं, अशोका द ग्रेट बोलते हैं, ये कृष्णदेवराय द ग्रेट हम क्यों नहीं बोलते हैं, ये हम देखेंगे आज। और हम ये भी देखेंगे कि विजयनगर का जो आर्मी था वो कितना केपेबल था, और उनके नंबर्स कैसे थे, और ये रैंक कैसे करेगा आज जो मॉडर्न आर्मीज है, न्यूमेरिकल्स में, नंबर्स में। इनका जो पर्सनल लाइफ था ये कैसा था। सैडली इनका जो पर्सनल लाइफ था, इन्होंने देखा अपने ही बेटे को मरते हुए, और ये जब गुजर रहे थे, इनके जो 2 बेटियां थी काफी छोटी थी, उन्होंने उनकी शादियां करवा दी थी। और इनका एक लड़का था उस टाइम, 18 साल का बच्चा था, हमें ये नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। तो इनका जो पर्सनल लाइफ था ये काफी लेस क्वालिटी बोल सकते हैं। इनका जो पर्सनल लाइफ था वो काफी हिट हुआ था, बिकॉज उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने राज को बढ़ाने में, या अपने राज के लिए इन्होंने वो स्थिरता लाने के लिए इन्होंने जो टाइम दी थी, इसके वजह से उनका जो पर्सनल लाइफ है वो हिट हुआ था। हम देखेंगे उनका जो लेगेसी था वो क्या रहा है। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का वो कोई रिकैप नहीं है, ये सिर्फ संगमा डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम हर किसी के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे, भले ही हर एक राजा जो कि देवराय 2 से पहले जितने भी सारे राजा थे ये सब काफी स्ट्रांग हुआ करते थे। तो संगमा डायनेस्टी का जो रूल था वो 1336 से लेके 1485 तक था। और हमने पहले भी बात की है, हरिहरा और बुक्कराय कैसे थे। ये 2 भाई थे, पूरे 5 भाइयों में से ये 2 बड़े भाई थे, और इन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। और हमने ये भी देखा है कि हरिहरा ने कितना रैपिडली अपना जो टेरिटरी था इन्होंने एक्सपैंड किए, और इनका और ये लगे रहे थे बहमनी सल्तनत के साथ लड़ाई में। और नीचे होयसाला अभी भी एक्टिव थी, उनके साथ भी इनकी कंपटीशन चल रही थी। और उससे भी नीचे मदुरई सल्तनत था, तो उनके साथ भी इनका काफी कंपटीशन था। और हम आगे जाके हमने ये भी देखा था कि बुक्कराय के जो बेटे थे कुमार कंपन, इन्होंने कैसे मदुरई सल्तनत को खत्म की थी। ये सब हमने पार्ट 1 में देखी है, हम वो सब रिपीट नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस है वो है देवराया 2, जो कि रेड में मार्क्ड है, ये हमारा फोकस है। तो देवराया 2 जब थे, एक ट्रैवलर ने विजिट किया था इनको, अब्दुल रजाक। तो ये जो ट्रैवलर के अकाउंट से हमें पता चलता है कि उन्होंने 1443 में विजयनगर विजिट की है। याद रखिएगा, ये 1443 में उन्होंने विजयनगर विजिट की थी, हम्पी, मॉडर्न डे हम्पी उन्होंने विजिट की थी। और इन्होंने देखा है कि पूरे 7 रिंग्स थे सिटी के थ्रू, और ये अलग अलग हाइट्स पे थे। ये इन्वेजन्स को डेटर करने के लिए थे। कहीं कहीं जगह आपको ये अभी भी देखने को मिलेगा। ये जो रॉक्स जो फॉर्मेशन था ये नेचुरल नहीं था, इन लोगों ने रखी थी ताकि हाथी या घोड़ा अंदर ना आए और लोगों को भी चढ़ने में भी दिक्कत हो। तो ऐसे पूरे 7 रिंग्स थे सिटी के भीतर। और इनका जो आर्मी था वो 1.1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ऑलमोस्ट 11 लाख स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। अगर हम मॉडर्न डे इंडियन आर्मी के बारे में बात करेंगे, इंडियन आर्मी इज 14 लाख स्ट्रॉन्ग। तो उस टाइम में विजयनगर हाफ एरिया में भी
दे वेर 11 लाख स्ट्रॉन्ग और इनके पास हजारों हाथियां थे। और ये बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ना कोई राजा था जो जिनके राज में ब्राह्मणों को ऊंची स्टेटस मिली थी। और ये ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म से गवर्नेंस की थी। और इनका एक टाइटल था गज बेंटेकरा। ये जो गज बेंटेकरा है, ये लिटरल ट्रांसलेशन है एलिफेंट हंटर। हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि एग्जैक्टली इनको ये टाइटल कैसे मिली है, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं इनका जो रिलेशनशिप था। इनके जो नेबर्स थे, या फिर ये बहमनी सल्तनत थी या फिर ये गजपति थे। तो अगर हम और गौर से देवराया टू के बारे में देखेंगे, ये 1427 में इन्होंने गजपति के साथ लड़े थे। एक फोर्ट था कुंडवीडु, यहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई थी। राजा भानुदेवा फोर्थ, ये गजपति राजा थे जिनमें ये जीत गए थे। उसके बाद भी इन्होंने 2 बार लड़े थे गजपति के साथ, 1436 में और 1441 में, दोनों कपिलेंद्र महाराजा कपिलेंद्र से। और ये दोनों बार या फिर उनको रोक पाए या फिर जीत गए थे। जो सक्सेस इनको विजयनगर को जो पहले नहीं मिला था, इनके थ्रू मिला था। और इन्होंने अपना जो राज है इन्होंने काफी हद तक कंसोलिडेट किया। बहमनी सल्तनत के साथ इनके जो क्लैशेस हुए थे वो मिक्स्ड रिजल्ट्स थे, कभी ये जीते कभी वो जीते। इन्होंने गजपति का जो एडवांसेस थे इन्होंने रेपेल की थी राजा बनने से पहले ही, इसीलिए उनका जो टाइटल था गज बेंटे करा पड़ा था। तो एलिफेंट हंटर थे। और इनका जो मेन सक्सेस था ये मॉडर्न डे श्रीलंका और एक पार्ट ऑफ बर्मा में इनको मिला था, वहां से इनको ट्रिब्यूट्स आते थे। तो आप सोच के देखिएगा कि बर्मा कहाँ है और श्रीलंका कहाँ है, वहां तक विजयनगर का इन्फ्लुएंस था। ये हम बात कर रहे हैं 1443 में। अब्दुल रज़ाक ये भी लिखते हैं कि जब ये विजयनगर से चले जाते हैं, इनको ये सुनने में मिला था कि देवराया 2 के ऊपर अटैक हुआ था। उनके अपने ही भाई ने उनको मारने की कोशिश की थी। तो इसका ऐसा हुआ था कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुआ था, जिस पार्टी में देवराया 2 और उनके जो जितने भी सारे करीबी लोग थे, इन सबको बुलाया था। लेकिन बाई चांस देवराया नहीं गए थे और उनके जितने भी सारे लॉयल लोग थे उनको मार दिया गया था उसमें। और जब देवराया 2 नहीं मिले थे उसमें, तो उनके जो भाई है उनको ढूंढते हुए गए और उनको स्टैब किया। लेकिन उसके बाद देवराया बच गए और उनका जो रिवेंज था वो काफी स्विफ्ट था। इन्होंने सबको मार दिया था, इंक्लूडिंग उनके जो फैमिलीज थे। और जिसने भी इनवाइट ले आया था उसको हाईएस्ट डिग्री ऑफ टॉर्चर मिला था मरने से पहले। तो ये हमें दिखाता है कि कोर्ट के अंदर जो पॉलिटिक्स होते हैं काफी ब्रूटल होते थे, मिलिट्री कूस कॉमन चीज थी और टेरिटरीज चेंज होते थे। ये हमें देखने को मिल रहा है अब्दुल रज़ाक के राइटिंग्स के थ्रू। तो नोटेबल पॉइंट यह है कि 1443 में विजयनगर का जो इन्फेंट्री यूनिट था वो 11 लाख का इन्फेंट्री यूनिट था। पहले वाला जो गोल्डन एज था ये हमें देवराया द सेकंड के राज में मिला था। तो हमने अब तक देखा है कि देवराया 2 का जो राज था वो कैसा था। इनके जो टेरिटरीज थे वो स्टेबलाइज हुए थे और गजपति के अगेंस्ट हमें देखने को मिला है एक तगड़ा राजा। ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, हमें आगे जाके भी मिलेगा कृष्णदेवराय के राज में। लेकिन उससे पहले हर गोल्डन एज के बाद हमें ये देखने को मिलेगा कि डिक्लाइन है। और ये पैटर्न भी हमें आगे कृष्णदेवराय जब राजा बने थे उनके पीरियड में जो गोल्डन एज था उसके बाद जो डिक्लाइन है वहां भी मिलेगा। और जो वजह है ये जो डिक्लाइन में, इसमें जो सेनापति है, जो कमांडर है, तो सेनापति का बहुत बड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा था डिक्लाइन या चेंज ऑफ पावर में। ये भी हमें देखने को मिलेगा आगे जाके कृष्णदेवराय के रूल में। और हम ये भी देखेंगे कि वो पिछले वाले राजाओं से कितने स्मार्ट थे। इन्होंने पहले ही एक्सपेक्ट की थी ऐसा चेंजेस होंगे और ये नेगेट करने की भी इन्होंने कोशिश की है। ये हमें देखने को मिलेगा इधर।